कैसे हैं सभी लोग? गुड 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 मॉर्निंग। छुट्टी वाले कोई सा भी दे दो, बहुत ही बढ़िया, दोनों ही दे दो। ब्लैक स्क्रीन, हर हर महादेव, जय महादेव भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ब्लैक स्क्रीन क्या है? ये लो, गोरी गोरी स्क्रीन हो गई, अब काली से गोरी हो गई। चलें अब आगे बढ़ते हैं जरा। आज मैंने आप लोगों को बोला था कि हम करेंगे आज समास, है ना। जी, बस लग रहा है समास ओपन हो रहा है। पेपर की डेट तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखो बहुत सारा बवाल हो रहा है, चारों ओर आंदोलन छिड़ रहा है, संज्ञान पत्र दिया जा रहा है। अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही, मैं दिख ही नहीं रहा हूं। बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे बाप रे बाप, कौन बारिश कर रहा है? बारिश कौन कर रहा है? अब तो ये पूछना पड़ेगा। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई की स्पीड स्लो दिख रहे हैं सर, क्लियर है अब। अच्छा, पता है अभी परसों कानपुर में वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम बारिश करवाई गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कृत्रिम बारिश शुरू गिरवाई गई है। अर्थात अब वैज्ञानिक कभी सूखे की स्थिति में जगह जगह बारिश करवा सकते हैं। ट्रायल चल रहा है। कितनी देखो खुश खुश खबरियां मैं दे रहा हूं ना आप लोगों को। ऐसी ऐसी न्यूज देता हूं मैं आप लोगों को, जबरदस्त जबरदस्त न्यूज। हर रोज एक न्यूज देता हूं। एवरीथिंग इज क्लियर, स्टार्ट है बिल्कुल। अब देखें, आज हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है समास। और समास कहाँ गया? कहते हैं पानी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब व्यक्ति को तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। उसी प्रकार से परिस्थितियां हमारे लिए कभी समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तभी बनती हैं जब उससे हमें निपटना नहीं आता है। तो परिस्थितियों से निपटना आरंभ कर दीजिए, शायद समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएं। ठीक है। पेपर रिलेटेड देखो, कोई भी पेपर जैसे दे रहे हो, जीएस वगैरह के पार्ट में मैंने दो चीजें बताई आपको। है तो अपना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पेपर में भी आता। वैसे तो मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं, लेकिन दो चीजें बताई। कि परसों मैंने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जिसके अनुसार कोई भी अब अपनी कास्ट बदल सकता है ना। ये बताया था मैंने कल परसों। आज मैंने एक न्यूज दी है आपको कि भाई
उत्तर प्रदेश, भारत का एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर बन चुका है जिसमें वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक कृत्रिम बारिश करवाई है। भारत के उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला बन चुका है, कानपुर वाला क्षेत्र, जिसमें कृत्रिम बारिश करवाई गई। ना। दो अनोखे चीजें मैंने आपको बताई ना, अब ये जाति पाति का लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा। अब चलें आगे बढ़ते हैं। अरे कास्ट पिताजी से नहीं मिलता, ये कौन कह रहा है कि कास्ट पिताजी से मिलता है? भाई कास्ट वगैरह सब बदली जा सकती है। चले, देखो समास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समास दो पदों से मिलकर के बनता है। समास दो पदों से मिलकर के बनता है। कास्ट तो हमने सिर्फ दो ही सुने हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। उसके अलावा कोई भी कास्ट नहीं है, सब व्यवसाय के आधार पर बने हैं। समास की परिभाषा यही है, अलग अलग अर्थ रखने वाले दो पदों को, जैसे दो पद है, पहले वाले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं, पूर्व वाले पद को हम प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, अब जरा इसको और भी डिटेल में समझते हैं। अरे रहन दो, देखो पूर्व पद और उत्तर पद, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में यहां बताता हूं, एक पेज खाली कर रखा है। इसका मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं। मान लो जैसे ये ट्रक जा रही है, ट्रक, है ना, दो ट्रकें जा रही हैं, लेकिन ये लड़ती भिड़ती नहीं है एक दूसरे से। लड़ जाएंगी तो क्या होगा, संधि बन जाएगी। लेकिन समास में क्या होगा, एक ट्रक इधर जा रही थी, बगल में एक दूसरी ट्रक भी चलने लग गई, चल साथ में चलते हैं, अब तो जोड़ा मिल गया, दोनों साथ साथ में चलेंगे। अब ये दोनों साथ साथ में जो ट्रकें चल रही हैं, तो एक ट्रक ये, एक ट्रक ये, दो अलग अलग ट्रकें हैं और दोनों का अलग अलग काम है, दो एक साथ में हो सकते हैं। और हो सकता है इनके बीच में कुछ जोड़ करके इसकी चौड़ाई ही बढ़ा दी जाए, एक बड़ा ट्रक बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। दरअसल इसका अर्थ पहले समझते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास, समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखें तो समास दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस, यही बना है ना। सम जो है उपसर्ग का मतलब होता है, सम से होता है समीप, और आस मतलब होता है बैठना, समीप बैठना। मतलब कोई दूर दूर बैठा है, उसको पास में बिठाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है कि सम प्लस आस, समीप बैठना। दोनों पद मिल नहीं जाते हैं, मिलते नहीं हैं, ध्यान से समझना, गड़बड़ मत, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही समझो, नहीं तो कभी कोई हमें ना इस तरीके से पकड़ करके अपनी बातों में उलझाएगा, फिर आप उलझ जाएंगे। मिलते नहीं हैं ये, पास बैठते हैं, संधि में मिल जाते हैं, मिलने पर विकार पैदा हो जाता है। लेकिन समास दोनों समीप बैठते हैं, पास पास आ जाते हैं,
इसमें उपसर्ग भी हो सकता है, इसमें प्रत्यय भी हो सकता है, संधि भी हो सकता है, संधि के थ्रू भी हो सकता है, और संयोग से भी हो सकता है। समास बनने के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो इसका तरीका है, तो दो पदों को पास में लिखना, दो पदों को पास में बिठा करके लिखना समास कहलाता है। देखो, अगर हम यहां पर बात चलते हैं आप लोगों के लिए, तो हिंदी में नए शब्दों को बनाने के 4 प्रकार होते हैं। हिंदी में, यहां लिख देता हूं मैं, हिंदी में नए शब्द निर्माण के लिए, निर्माण के लिए 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है उपसर्ग, नंबर 2 है प्रत्यय, नंबर 3 है संधि, नंबर 4 है समास। सॉरी, यही वो 4 तरीके हैं जिससे हिंदी में नए शब्दों का निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। उपसर्ग क्या होता है? मान लो हमारे पास पुराना कोई शब्द पड़ा है, जैसे जय शब्द पड़ा है ना, इसके पहले हमने पर जोड़ दिया उपसर्ग, तो क्या बन गया? पराजय, है ना। जय शब्द था, इसके पहले हमने वी शब्द जोड़ दिया, विजय। अगर यह शब्द जोड़, इसके पीछे हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? विजयी। जय में उपसर्ग भी प्रत्यय भी विजयी बन गया। तो इन दोनों का प्रयोग करके आप देखो, ये जो शब्द लग रहा है, ये जो शब्द लग रहा है, चाहे ये शब्द लग रहा है, ये उपसर्ग प्रत्यय क्या है? एक तरीके से शब्दांश है। क्या है? शब्दांश। सॉरी, शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्दों के अंश हैं, शब्द के छोटे भाग हैं। यह अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन किसी के साथ में लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, या उसको विलोम बना देते हैं। ये तीनों प्रकार से यूज होता है। अब बात करते हैं जैसे संधि की, तो संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है। कैसे होता है? जैसे प्रथम पद है, एक पद है, और दूसरा पद है, दूसरा पद है। इन दोनों पदों के इस वर्ण का और इस वर्ण का मेल होगा, ये क्या होता है? वर्णों का मेल है। जबकि समास क्या होता है? पदों का मेल है। पद मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा शब्द। जबकि संधि क्या है? सिर्फ और सिर्फ अक्षर या वर्णों का मेल है। आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, तो सिर्फ शब्दों का वर्ण, शब्द जो पदों का मेल है वह समास कहलाता है, जबकि वर्णों का जो मेल होता है वह संधि कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है? कोई पूछ रहा था कि सर संधि और समास में क्या अंतर है? समास पूरे पूरे पद होते हैं, जबकि संधि में कुछ वर्णों का ही मेल दिया जाता है। अब चलते हैं आगे। समीप बिठाते कैसे हैं भैया, जरा इसको समझ लीजिएगा। दो पदों का मेल में जैसे हम पास बिठाते कैसे हैं? नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, नोट कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूं, जल्दी बोलिए। डन 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 डन। चला 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 चला, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर एक ले लिया शब्द रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर को हम क्या कहते हैं? जो रसोई के लिए घर होता है उसे क्या कहते हैं? अब फर्स्ट स्लाइड नहीं दिखेगा। रसोई के लिए घर को क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताओ। अब आपको पता है कि रसोई के लिए घर लिखने के बजाय अगर हम रसोई घर कह दें, तब भी बात एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसोई घर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने क्या किया यहां पर? रसोई घर के लिए हमने जब ये बनाया तो किया क्या है?
हमने एक जादू किया। कौन सा? ये जो रसोई था और ये जो घर था, इन दोनों को हमने क्या किया? पास में लिख दिया। क्या किया? रसोई को और घर को हमने पास लिख दिया, तो ये क्या बन गया? रसोई घर। पास में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ा? ये जो बीच में आ रहा है इसको हमें हटाना पड़ा। समझ गए? इसको क्या करना पड़ा हमें? इसको हटाना पड़ा। हटाना पड़ा कि नहीं? सिंपल, बहुत ही सिंपल सरल तरीके से मैं बता रहा हूं, एक एक चीज समझ जाएंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, ये जो पहला पद, ये जो पहले आया और ये जो बाद में आया, जो पहले पद आता है, पद और शब्द दोनों एक ही चीज होता है। मैं आपको पहले तो एक चीज कंफर्म कर दूं इसको पढ़ाने से पहले, कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पद क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। पद कहते हैं बेटा, शब्द को ही कहते हैं पद। शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। लेकिन उन शब्दों को हम पद कहते हैं जो किसी नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं अर्थात कोई ना कोई नियम के अनुसार कोई ना कोई जो शब्द होता है, कहीं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा हो, कहीं समास के स्थान पर प्रयोग हो रहा हो, कहीं जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा होगा शब्द। तो शब्द की अपनी अपनी वैल्यू है। शब्द कहीं विशेषण की तरह होगा, कहीं पर विशेष्य की तरह होगा, कहीं पर संज्ञा की तरह होगा, कहीं पर किसी किसी के तरह होगा। इतनी बात क्लियर है कि शब्दों को अलग अलग रूप दिया जाता है ना। जैसे मैं कहूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं जो है कर्ता हो गया, बाजार कर्म हो गया, जाना मेरा क्रिया हो गया। शब्द तो सारे हैं, लेकिन सबको अलग अलग नाम दिया गया। किसी को संज्ञा बोला गया, किसी को सर्वनाम बोला गया, किसी को क्रिया बोला गया। अब इन्हीं को अलग अलग नाम देने के कारण ही इनको हम एक वाक्य के पद कहते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा वाक्य है, वाक्य में प्रयोग देने के कारण ही इनको हम पद कहते हैं। ठीक है? तो जैसे ही हम यहां देख रहे हैं, ध्यान से, जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा रसोई जो है, रसोई वाले में क्या है? ये हमारा पहला पद है कि नहीं है? ये पहला पद है, ये पहले आ रहा है। ये बाद में आ रहा है, इसलिए इसको हम बाद या पर भी कहते हैं। पर का मतलब होता है बाद में। तो पर पद, और या इसको कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद, जो पहले आता है उसको पूर्व भी कहते हैं, जो बाद में आता है उसे पर भी कहते हैं। तो समास जो है पूर्व पद और पर पद के मिलने से बना होता है। एक होता है पहले पूर्व पद और दूसरा होता है पर पद। पर पद, अब समझो, ये जो पूर्व में है ये भी क्या है? एक समासिक पद है कि नहीं है? समास बनाने के लिए यूज हो रहा है ना। इसी कारण से रसोई और घर ये क्या है? यह सामासिक पद है। सामासिक पद है। सामासिक पूर्व पद कह लो चाहे सामासिक पर पद कह लो, लेकिन है क्या ये? सामासिक पद। सामासिक पद, सामासिक पद है ये। रसोई और घर सामासिक पद हैं, अर्थात जिनसे हमारा एक नया शब्द बनने वाला है, जिनसे हमारा नया एक शब्द बनने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामासिक पद कहते हैं। जिनसे नया पद बनने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? सामासिक पद कहेंगे बाबू। तो रसोई और घर क्या है? यहां पर सामासिक पद है। लेकिन इन दोनों के बीच में हमने के लिए को हटा दिया। क्या किया? के लिए को हटा दिया। अब दोनों पदों को पास में रख दिया, तो पूर्व पद और बाद वाले पद को पास में रखने के बाद ये जो नया शब्द बना है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा समस्त पद। समस्त पद कहेंगे।
क्या कहेंगे लाला, लली, समस्त पद कहेंगे, ठीक है ना। समस्त पद कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई। दो, एक पूर्व पद था, एक पश्चिम पद था, ये दो पद थे। अब दोनों पदों को पास में लिख दिया गया तो इसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। तो अभी आपको समस्त पद, सामासिक पद, दो चीजें तो पता चल गई हैं, और समास का शाब्दिक अर्थ पता चल गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हम्म जैसे पूजा के लिए घर, पूजा घर, बिल्कुल सही। अब आपको समस्त पद कभी आएगा तो बता ले जाओगे ना। हम्म। पूर्व पद, देखो जिन दो पदों को, जैसे एक समास के अंदर या एक वाक्य के अंदर दो पद हैं, अब दोनों पदों को एक पास लिख दिया गया, बीच के सारी चीजों को हटा करके पास लिख दिया गया, तो वो समस्त पद, जो नया शब्द बना, रसोई घर जो शब्द बना, वो क्या कहलाया, समस्त पद कहलाया। पूर्व पद कौन था, रसोई। पर पद कौन सा था, घर। दोनों को पास में लिखना क्या कहलाया, समस्त पद। जो शब्द बना वो कहलाता है, हाँ, समस्त पद। और ये दोनों के बीच में जो कबाब में हड्डी आ रहा था के लिए, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, जिसको हम कारक भी कहते हैं, जिसको हम कारक विभक्ति भी कहते हैं, जिसको हम योजक भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसको, अलग अलग नाम होता है। कहीं कारक भी कहा जाता है, कारक विभक्ति भी कहा जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है, और योजक भी कहा जाता है। इनको हटा देने की प्रक्रिया का नाम ही समास है। मतलब दो पदों के बीच में से कारक विभक्ति चिन्ह, कारकों को या फिर परसर्गों को हटा देने के बाद दोनों पदों को पास में लिख देने की प्रक्रिया का नाम ही समास है। तो कुल मिलकर के अगर हम बात करें तो समास एक प्रक्रिया का नाम है, जिसमें हम दो पदों को पास में लिखते हैं, दोनों पदों को हम पास में लिखते हैं, तो उनके बीच का जो कारक विभक्ति चिन्ह है या योजक शब्द है, इनको हम हटा देते हैं। इनको हटा करके दोनों पदों को पास में लिखने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और जबकि जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, वह समस्त पद कहलाता है। तो अभी आप लोगों को समास, सामासिक शब्द, समस्त पद, ये सारी चीजें पता चल गई हैं। पूर्व पद और पश्चिम पद। अब इसका हम देखते हैं सामान्य अर्थ। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। मैं यहीं पर दोबारा लिख देता हूं इसको मिटा करके कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। करण। अब क्यों संक्षिप्तीकरण क्यों लिखा, वैसे तो कहीं जगह संक्षिप्त या संक्षेप भी मिल जाता है। आप देखो पेपर में मिलता है संक्षेप, संक्षेप तो सही लगा देना, लेकिन वास्तव में संक्षेप नहीं होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। मतलब क्योंकि समास क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है। सॉरी, प्रक्रिया का नाम है। लेकिन अब जो चला आ रहा रीत, जो पेपर में दिया जा रहा है, वही माने जा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों को भी वही बताना पड़ता है, अदरवाइज वास्तव में वो सही नहीं है। संक्षिप्तीकरण होता है मेन, संक्षिप्तीकरण क्योंकि प्रक्रिया का नाम है। और बार बार ये बताया जाता है कि समास एक प्रक्रिया का नाम है। मार्केट में किताबें हैं नहीं, जो गाइड वाइड हैं वो सब सीधे बता देते हैं समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप। अब देखो समास का उल्टा क्या होता है, कभी पूछ ले कि भाई समास का विलोम क्या है। समास का विलोम, समास का विलोम अगर आपसे पूछता है तो देखो ऐसे विलोम निकालते हैं हम। जैसे सम प्लस आस बराबर क्या होता है, समास। उसी तरीके से वी प्लस आस बराबर होता है व्यास। अब देखो सम प्लस आस बराबर क्या होता है, समास। वी प्लस आस बराबर क्या होता है, वी
ई का बन जाता है या, और वा बचा आधा, आ की मात्रा उतारा और सा, व्यास। समास का उल्टा क्या हो गया? व्यास। सम मतलब होता समीप बैठना, और वी मतलब होता दूर या विपरीत बैठना, दूर बैठना। तो समीप बैठना समास और दूर बैठना व्यास, इसी को हम क्या कहते हैं? विग्रह भी कहते हैं। विग्रह, अलग अलग दूरी पर बैठना, अलग अलग ग्रहों पर बैठना। ज्यादातर व्यास जो है शाब्दिक अर्थ है, जबकि विग्रह प्रक्रिया का नाम है। हम दो पदों को दूर दूर रखते हैं, उसे विग्रह कहते हैं। जैसे दो पद जुड़ करके एक साथ में आए, तो दोनों पदों को अलग अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है। वि मतलब विपरीत और ग्रह मतलब स्थान, अलग अलग स्थानों पर रखना, जहां जैसा जिसका स्थान है वहां पर रख देना विग्रह कहलाता है। समास और व्यास। अगर विलोम पूछता है तो विग्रह मत बताना कभी भी। अगर आपसे पूछता है समास का उल्टा क्या होगा, तो समास का उल्टा होगा क्या? तेजी से बताओ जवाब। मेरी क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है, बहुत कुछ, और सरल तरीके से सीखने को मिलेगा। सब कुछ सीखते जाएंगे। वेरी गुड, शानदार। अब देखो, समास की हम शुरुआत करने से पहले दो तीन चीजों पर और बल देंगे। संधि में बेटा विग्रह नहीं होता है, संधि में विच्छेद होता है। संधि में विच्छेद होता है, विग्रह समास में होता है। देखो, विच्छेद का मतलब होता तोड़ना, और विग्रह का मतलब होता दूर दूर बिठाना। जो पहले से ही पास में आके बैठे हैं उन्हीं को दूर दूर बिठा देना विग्रह कहलाता है। अपने अपने घरों पर बिठा देना। लेकिन दो घरों के बीच में लड़ाई लगा देना संधि कहलाती है। समझ गए? अब चलते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां एक और चीज समझ लेते हैं। क्या चीज समझेंगे हम जरा? इसमें एक और सबसे बेस्ट चीज समझते हैं, जो बार बार आपको कंफ्यूज करता है कि भाई पद की प्रधानता क्या होती है। बार बार हमें पढ़ने को मिलता समास में पद की प्रधानता, पद की प्रधानता। इसको यूं समझते हैं, पद की प्रधानता किसे कहते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका परिवार है, यहां पर मान लो कि चार प्रकार के परिवार है ना? ज्यादातर चार ही प्रकार के परिवार होते हैं। एक ले लेता हूं मैं ए, और एक ले लेता हूं बी। यहां पर प्रधानता की बात करेंगे। ए बी अलग अलग पर्सन है जिसकी प्रधानता है। परिवार में यहाँ एम लिख देता हूं, यहां मैं पी लिख देता हूं, अर्थात मम्मी और पापा। ठीक है, समझ जाएंगे। देखो, यहां पर चार प्रकार लिख लेता हूं, एक दो तीन और चार। सॉरी, यहां लिखा नहीं जा रहा, चार लिख देता हूं। एक, दो, तीन और ये चार। इसी तरीके से एक, दो, तीन और चार। सॉरी। अब इसको देखो जरा ध्यान से। आपके घर में जरा एक एक करके बताएंगे, सबसे ज्यादा किसका चलता है आपके घर में? आपके घर में किसका चलता है? मैं ये नहीं बता रहा हूं कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं ना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पहले तो यह जान लो कि पदों की प्रधानता होता क्या है। पदों की प्रधानता होता क्या है? देखो, बड़ा ही प्यार से बताना, बड़ा ही झूठ मत बोलना, सच्ची सच्ची बताना।
3 लोगों का यहाँ पर अलग अलग जवाब आया है, मतलब 3 तरह की कैटेगरी के लोग मेरे सामने आए हैं। कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि मेरे घर में पापा की ज्यादा चलती है, अर्थात एक बच्चे ने कहा सर जी मेरा जो परिवार है पहला काम है उसमें मम्मी की मेरे बहुत चलती है, मतलब ये पहले प्रकार का परिवार था जिसमें माता की बहुत चलती थी। अब यहां पर ए नंबर डाल रखा मैंने, अर्थात पहले नंबर पे माता आ रही है घर में, माता की बहुत चल रही है, अर्थात प्रथम पद प्रधान है, अर्थात पहला शब्द जो जुड़ रहा है उस शब्द जुड़ने की वजह से जो नया समस्त पद बनेगा उसके अर्थ में परिवर्तन आएगा। बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग जुड़ने की वजह से उसमें परिवर्तन आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय जुड़ने की वजह से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, कुछ ऐसे होते हैं दोनों पदों को एक साथ जुड़ने की वजह से उसका अर्थ बदल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों को जुड़ने के बाद भी उसका अर्थ पहले से ही निर्धारित होता है। तो देखो उसी प्रकार से जैसे पहला परिवार क्या बताया आप लोगों ने कि मेरे घर में तो पापा से ज्यादा किसकी चलती है, मम्मी की चलती है, अर्थात मातृ प्रधान है, अर्थात इसको हम अभी वैसा समास वाला नाम नहीं देंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम दे दूंगा। इसको कहते हैं ए फॉर अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस परिवार में मम्मी की ज्यादा चल रही है अर्थात पहले वाले पद की प्रधानता है, पहला जो पद जुड़ेगा उसके आधार पर उसका अर्थ बदलेगा, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि भैया मेरे घर में मम्मी की कम चलती है, सबसे ज्यादा जो निर्णय लिया जाता है वह पापा के द्वारा लिया जाता है। पी फॉर होता है पुरुष, अर्थात तत्पुरुष। तात मतलब होता पिता, ठीक है, तात मतलब क्या होता है, पिता, पुरुष रूपी जो पिता है। तो दूसरे में क्या हो गया, जिसमें पिता की ज्यादा चलती है, पिता की ज्यादा चलती है, अर्थात यहां पर देखा जाए तो प्रथम पद प्रधान नहीं है, पिता को मैंने कहां रखा है, बी पर, अर्थात यहां पर सेकंड पर्सन, मतलब जैसे किसी शब्द को हम बनाते हैं तो उसमें बाद वाला जो पद जुड़ता है अर्थात जो प्रत्यय जुड़ता है या प्रत्यय के अलावा कोई भी शब्द जुड़ रहा है, प्रत्यय भी जुड़ रहा है, तो उसकी वजह से पूरा जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ बदल रहा है, तो बाद वाले के जुड़ने की वजह से अर्थ बदल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं तत्पुरुष प्रधान, अर्थात वो जो शब्द होगा उसमें बाद वाले पद जुड़ने की वजह से उसका अर्थ बदल रहा है। तो पहले वाले पद के अनुसार किसी का अर्थ बदला तो पहला पद प्रधान माना जाएगा, किसी में बाद वाले पद के जुड़ने की वजह से उसका पूरा अर्थ बदल गया तो उसको बाद वाला पद प्रधान माना जाएगा। कभी कभी सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी भी हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, मम्मी की भी और पापा की दोनों की घर में चलती है भरपूर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी या पापा की, दोनों की चलती है, सहमति दोनों की जरूरी है। मम्मी को कोई चीज करना होगा तो कहेंगे भैया पापा को आने तो शाम को एक बार बात कर लेंगे, मेरा मन तो है, मेरी तरफ से डन है, लेकिन पापा के आए बिना वो काम डन नहीं होगा, तो पापा आएंगे शाम को, पूछा जाएगा, दोनों मिलकर सहमति से कोई निर्णय लेंगे, तो इसका मतलब यहां पर दोनों पद प्रधान है, और दोनों पद प्रधान अगर नहीं मानोगे आप लोग तो द्वंद्व होगा दोनों में, मम्मी पापा में मल्ल युद्ध हो जाएगा। देखो एक बच्चे के लिए ना मम्मी बड़े ना पापा बड़े, दोनों ही बराबर होते हैं, जितने प्रधानता माँ की उतनी प्रधानता पिता की। बच्चा छोटा कभी कभी असमंजस में आ जाता है कि मैं पिता को प्रधान बताऊं या मम्मी को, क्योंकि दोनों को प्रेम करता है, युद्ध हा 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 हा, तो वही है, द्वंद्व हो जाता है। ये जो द्वंद्व है यही क्या है कि दोनों का, जैसे चाहे अमीर अपनी जगह अमीर होगा, गरीब अपनी जगह गरीब होगा, तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, अर्थात जिस घर में दोनों ही पद प्रधान हो, ऐसा शब्द जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों की अपनी वैल्यू हो, जैसे माता पिता, चाचा चाची, फूफा फूफा, दादा दादी, सब, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, चाची की अपनी वैल्यू है, चाचा की अपनी वैल्यू है, पापा की अपनी वैल्यू है, मम्मी की अपनी वैल्यू है, दोनों ही पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, यह जो है दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। यहां पर कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास होता है, लेकिन मूल हम क्या जानते हैं, पद की प्रधानता, अर्थात यहां पर दोनों ही पद प्रधान है।
ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के वजह से एकदम और एक और तरीका देखते हैं। जैसे यहां पर हम कहते हैं ये हमारा है लास्ट वाला। भाई मम्मी पापा, एक घर ऐसा रहा जिसमें मम्मी पापा की चली, एक घर ऐसा रहा जिसमें पापा पापा की चली, एक घर ऐसा रहा जिसमें मम्मी मम्मी की चली, पापा की कम चली, एक घर ऐसा रहा जिसमें न मम्मी की चली न पापा की चली, चली तो चली किसकी, बहू रानी की चली। किसकी चली? बहू रानी की चली। जो आई थी बहू उसकी चली भाई, न मम्मी न पापा, है ना। मम्मी पापा बूढ़े हो गए हो, अब आप रहन दो, हमें ही चला लेन दो घर अपना। अब क्योंकि लड़का रहता नहीं है, ड्यूटी जाता है, औरत रहती घर में, समझ गए। और वो क्या है, वो दूसरे घर की है, फिर भी इस घर में राज कर रही है। अर्थात ना पहले पद और ना ही दूसरे पद, इन दोनों के जुड़ने के बाद भी अर्थ कोई और ही निकल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, लंब उदर यश सहसा लंबोदर, लंबा और उदर जोड़ने के बाद लंबोदर बना, लेकिन लंबोदर का जो अर्थ निकल रहा है वह अर्थ कैसा रहा, वह अर्थ पहले से ही गणेश जी के लिए है, मतलब पहले से ही डिसाइडेड है। बहु से बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तत्पुरुष से तत्पुरुष समास, ए फॉर अव्ययी भाव समास, है ना। और यहां पर हमारा जो है द्वंद्व समास। तो आप देखेंगे यहां पर अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि समासिक पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, व्यास क्या है, विग्रह क्या है, पदों की प्रधानता क्या है। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म, ठीक है। तो अब शुरुआत करेंगे एक समास से जिसको हम शुरुआती कहते हैं अव्ययी भाव समास। पहले तो ये जान लेते हैं भाई समास के कितने भेद होते हैं। अब तेजी के साथ में हिंदी में समास में कितने भेद होते हैं भाई। हम्म, हिंदी में समास के भेद, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है, देखो ट्रिक तो दुनिया बता देती है। ट्रिक में क्या है, बस पहला पहला शब्द जोड़ के बता दिया, चलो जी ट्रिक तैयार हो गई। मेन बात है बच्चे को समझ में आना चाहिए जो वो पढ़ने जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें समझ में आ जाए, जिससे वो दूसरों को जाकर के पढ़ा सके। वो टीचर बनने जा रहा है, वो रट करके सिर्फ पेपर नहीं देगा, समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा, तो आने वाले अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, अपने घर के बच्चों को भी पढ़ा सकेगा। हम्म, अब देखें इसमें हिंदी में समास के भेद, समास के भेद कितने होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में समास के भेद होते हैं 6। अगर यही प्रश्न पूछता है पदों की प्रधानता के आधार पर, तो पदों की प्रधानता के आधार पर, आधार पर कितने होते हैं 4, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। पदों की प्रधानता के आधार पर 4, और हिंदी में समास कितने होते हैं 6। नंबर ए आ से होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 कौन सा, तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। नंबर 5 कर्मधारय समास। नंबर 6 द्विगु समास। देखो ये रहा
अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। यहां देखो साफ साफ दिखेगा। तेईस जून के बाद सीधा 29 को क्लास हुआ है क्या? नहीं, क्लास तो आपकी बृहस्पतिवार को हुई, शुक्रवार को हुई, 2 दिन हुआ था बीच में। अरे यही तो लिखा है पीछे, बैक करने की क्या जरूरत है? यही लिखा है शिवम, यहां बस टाइप करके दे दिया है। यही लिखा है, समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। समास के प्रकार: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। यही लिखा है। चेक करवा लेंगे एक बार, अगर क्लास आपका लेट दिखा रहा है तो चेक करवा लेंगे। 12 के बाद 16 को दिखा रहा है, तो संडे वगैरह होगा बीच में एक आध दिन कोई। अपना देखो, अपना नोट कर लो कि मुझे कौन कौन सा विषय पढ़ना है, कौन कौन सा विषय मेरे में आ रहा है, कौन कौन से टाइम पर है। बाकी टाइम बीच में जो छुट्टी मिल रही है उसको अलग टाइम पर कर लो। देखो, आप पढ़ना तो सभी चीजें हैं, पढ़ना तो पढ़ाई तो करनी है आगे। आपको मैं कोशिश देखो अपने टाइम पे ऐसा ही करता हूँ कि आप जो मेरी क्लास में आ रहे हो, लाख आपने पढ़ रखा हो, लेकिन आपको ऐसी चीजें मैं समझाऊं, पढ़ाऊं कि जो आपको कुछ नया मिले, कुछ सरल मिले, और ये कॉन्सेप्ट जो आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाएं तो उनको ना सरल तरीके से आप भी पढ़ा सकें और खुद भी आपके दिमाग में बैठा रहे, जो कि पेपर में आप जब करने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। मेरा तो यही उसूल है। मैं आपको 50 मिनट पढ़ाता हूँ, क्योंकि यही है कि अगले टीचर की क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले मुझे खत्म करना होता है। इसलिए मैं आपकी क्लासेस को 10 मिनट पहले जरूर छोड़ देता हूँ, लेकिन उन 10 मिनट में मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मतलब पूछने का मौका ही ना दूं मैं। पहली बात तो कोशिश ये रहे कि पूछने का मौका ही ना मिले, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूछने ना दूं आपको, मैं सारे प्रॉब्लम अपनी क्लास में ही सॉल्व करता रहूं। और बाद में अगर फिर भी कुछ रह जाता मैं बता दूं, जिससे दोबारा आप कभी इस तरह की टेंशन ना हो, जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? देखो नूरजहां, या जो भी इतने, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी बात को बड़े सीरियसली समझ लेना। आपके साथ में कुछ और प्रॉब्लम है, किसी के साथ में कुछ और प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इन्हीं समस्याओं से ही हमें समय निकाल निकाल करके ना पढ़ना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि घर का काम छोड़ दो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई पढ़ाई छोड़ दो। हम सिर्फ ये कहते हैं इन्हीं में से ही हमें समय को टाइम मैनेजमेंट करना होता है। यही तो है टाइम मैनेजमेंट। और क्या आप समझ रहे हैं कि मैं, आप कहते हैं इस टाइम पे कर दो सर क्लास, उस टाइम पे कर दो क्लास। आप मेरे भी बारे में सोचो कि मुझे तुरंत 1 मिनट भी मैं खाना पीना नहीं खा पाऊंगा। सुबह बच्चे को छोड़ के आता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसके बाद तुरंत ही मुझे तैयार हूँ, देखो दूसरा टाइम है, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए, क्योंकि 1 बजे से मेरी अगली क्लास शुरू हो वहां पर। और अगर मैं यहाँ 15 मिनट भी लेट करता हूँ तो 15 मिनट में 1 बजे वाली क्लास में वहां लेट पहुंचता हूँ, क्योंकि दिल्ली से मुझे गुड़गांव जाना होता है। सुबह अगर जल्दी नहीं उठोगे तो दूध कौन लाएगा? रात में 2 बजे 3 बजे तक नहीं करोगे तो पीपीटी कहाँ से बनाओगे? पढ़ाने के लिए कहाँ से लाओगे? हर किसी के सामने कुछ ना कुछ इतना चीजें रहती हैं। अ, सब अपने अपने में ही हैं, लेकिन उसी में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। एकदम अपने आप को सही तरीके से, सीक्वेंस तरीके से करेंगे तो आप 100% सफल होंगे। यूपीएससी की हम लोग तैयारी करते थे,
अपना देखो बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जो हमें नहीं पता होता, हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं। मान लो आप खाना बना रहे हो, खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना बनाते समय आप जो है कम से कम कान में लगा के गाने जैसे सुनते हैं, उस टाइम पर आप क्लासेस को सुन सकते हैं। 80% नहीं मैं कहता हूं आपके कान में जाएगा, 50% तो आपके दिमाग में जाएगा। हम्म झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, उस समय तो सुन सकते हो ना क्लासेस को। रिकॉर्डेड क्लास है, उसको सुन लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जीके है, जीएस है, नहीं भी देखोगे तो सुनते रहोगे, वो टाइम कैसे कंज्यूम हो जाएगा, इस तरीके से यूज हो जाएगा। ये स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको हम, कि पढ़ाई झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो और खाना बना रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, इस टाइम का आपने यूज कर लिया, वो कई सारे क्लासेस को पढ़ करके जो सुनने लायक है, जैसे जीके जीएस या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, उनको हमने उस टाइम के लिए कर लिया और एकदम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी एक दो चीजें और मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाले समय में, तो आप उसका यूज करेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखेंगे आपको टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मिल रहा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, जय भारत।